हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सोइंग की। तो सोइंग की हम लोग बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। क्योंकि ऐसे वैसे तुम्हें पढ़ाने नहीं वाला, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक ऐसे मैनर में जिससे आपको सुन के ही मज़ा आ जाएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग अ गुड क्वालिटी clean and healthy seeds of a good variety are selected. सोइंग ये क्या है कि सोइंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, लेकिन सोइंग के पहले हम सोइंग मतलब होता क्या है। देखिए, जैसे ये खेत है आपका, तो इसमें आपको सीड बोना है। सीड बोने की प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं सोइंग। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सोइंग। तो सोइंग मतलब सीड को बोना। तो अब जो सीड है वो भी सिलेक्ट किया जाएगा। तो बेस्ट क्वालिटी के सीड्स जो होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं फार्मर बिफोर सोइंग। ठीक है, फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। फार्मर जो होते हैं जो हाई यील्ड देते हैं, जिनसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वो उन सीड को प्रीफर करते हैं। उन्हीं सीड्स को कहते हैं HYV सीड्स कहते हैं इनको। इनसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। और नीचे देखें तो आपका यहाँ पे फिर उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो वन डे यही सब है, फालतू की चीज़ें। तो वन डे आई सॉ माय मदर पुट सम। देखिए, सीड को कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो एक बाल्टी होती है, बाल्टी के अंदर हम लोग पानी भर देते हैं। ठीक है, हमने पानी भरा, ठीक। और फिर उसके बाद हम पानी में क्या करते हैं कि सीड्स को डाल देते हैं। ठीक, तो जो सीड्स अंदर डूब जाते हैं वो मतलब जो कुछ सीड अंदर डूब जाते हैं और कुछ सीड ऊपर ही रह जाते हैं। तो जो सीड ऊपर रह जाते हैं मतलब कि वो ख़राब सीड हैं, उनके अंदर माल पानी नहीं है। और जो सीड अच्छे सीड होते हैं वो नीचे डूब जाते हैं, क्योंकि वो भारी होते हैं और उनमें माल पानी भरा रहता है। तो वही इसमें लिखा है कि डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो and are thus lighter, therefore they float on water। यहाँ पे लिखा है, देखिए, यहाँ से लेकर आपका यहाँ। ठीक है, तो जो डैमेज सीड होते हैं वो आपको पानी के अंदर चले जाते हैं, जो डूब जाते हैं जो डैमेज सीड्स होते हैं आपके। और जो अच्छे सीड्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन से सिलेक्ट करने का बहुत अच्छा वे है ये। हाँ, है भी, कोई पैसा नहीं वेस्ट हो रहा, बस पानी लाओ और पानी के अंदर सब सही है काम। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आपकी ये, और तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ट्रेडिशनल टू। हाँ, बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड। तो सो करने के लिए सीड को कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना। ठीक है, the tool used traditionally for soil is shaped like a funnel। फनल से हम लोग सीड को मतलब प्लांट करते हैं। सीड को हम लोग प्लांट किससे करते हैं? फनल से। तो सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। ये फनल होती है, ऐसे फनल होती है, इसके अंदर हम लोग सीड पुट कर देते हैं। और वो सीड हमने पुट किया, अब ये जो फनल है ये किसी एक पाइप से कनेक्टेड रहती है। ये जो पाइप होती है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है? वेट, शायद आपको ना दिखे तो अच्छे से मैं दिखा दूँ। हाँ, ये जो है यही है, ये जो पार्ट है ये, इसके अंदर हम लोग सीड डालते हैं। ठीक, अब जो सीड है यहाँ से अंदर जाता है और इधर से ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ से सारी जगह पे प्लांट हो जाता है। ये होता है सीड को शो करने का प्रोसेस। और क्या है इसमें, और तो कुछ खास नहीं दिया है। और filled into funnel, बस जो मैंने आपको बताया वही है। filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends, these ends squeeze the soil and place seeds there। बस जो मैंने आपको बताया वही है कि फनल ये होती है, इसके अंदर हम यहाँ से सीड को डालते हैं, सीड अंदर जाते हैं, यहाँ से ये इसका शार्प एंड होता है जिससे कि सीड जो होते हैं वो प्लेस हो जाते हैं अपनी अपनी जगह पे। ठीक, नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आपका कि सीड ड्रिल। अब नाउ डेज, अभी की बात आ गई, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है नाउ डेज। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। सीड ड्रिल एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें जैसे कि मान लीजिए ये है आपका एक ट्रैक्टर। उस आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि कैसे होता है कि सीड ड्रिल। ये मान लीजिए आपका एक ट्रैक्टर है, ठीक। ये इसके चारों, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ से आपका ये कनेक्ट रहता है, ये आपका ये चीज़ यहाँ पे कनेक्ट रहती है, ऐसे 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 ऐसे। अब क्या किया जाता है कि जो सीड्स होते हैं वो क्या कहते हैं, देखिए क्या ये जो नीचे वाला पार्ट आप इसका देखें, ये अंदर खुदाई करता है, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, इनसे सीड अंदर जाते हैं। ये और ये वेट आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं बताता हूँ। जैसे ये है, इससे और इससे अंदर सीड, अंदर जो सीड होते हैं वो प्लेस होते हैं, और इससे ग्राउंड में खुदाई होती है जिससे कि सीड अच्छे से प्लेस हो सके, ठीक। तो यही इसका प्रोसेस होता है। और दिया है कि और ये मतलब देखिए इनकी इक्वल डिस्टेंस है, ये आप देख रहे हैं ना, इक्वल डिस्टेंस। ये इक्वल डिस्टेंस होती है, मान लीजिए ये 2 मीटर है ना, तो ये भी 2 मीटर होगी, ये भी 2 मीटर, ये भी सब इक्वल डिस्टेंस में होंगे। तो इससे क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो अरेंज हो पाते हैं बहुत अच्छे मैनर में, यानी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे अरेंज हो पाते हैं। वहीं अगर पुरानी इस वाली मेथड में देखें जो ऊपर आपको दिया है ये वाला, तो इसमें एक ही जगह पे कई सारे सीड प्लांट हो जा रहे होंगे। तो इससे क्या हो रहा होगा कि सीड्स भी ख़राब हो रहे होंगे और जो प्लांट हैं वो भी ख़राब हो जाते होंगे कई बार। अब इसे देखिए, इससे क्या होता है कि सीड ड्रिल, ये जो यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिल से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये आपका वो सेव टाइम भी सेव करता है और लेबर भी सेव करता है, जो काम वाम करने वाले होते हैं वो भी सेव करता है। appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding। जो मैंने आपको बताया कि वो ऊपर वाले मेथड में ऐसे ऐसे सीड प्लांट हो जाते थे, जिससे क्या होता था, सीड की भी बर्बादी होती थी और प्लांट भी एक के ऊपर एक ऐसे 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 उग जाते थे, जिससे कि प्लांट भी ख़राब हो जाते थे। तो इसी को कहते हैं ओवर क्राउडिंग। इसको क्या कहते हैं, ओवर क्राउडिंग। दिस अलाउज प्लांट्स सफिशिएंट सनलाइट। इससे प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एज टाइम्स ऑफ यू प्लांट्स में हैव टू। हाँ, जो मैंने को बताया, इससे क्या होता है, इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं कि जैसे हमने इक्वल डिस्टेंस में प्लांट किया तो सबको सफिशिएंट सनलाइट मिलेगी, सबको सनलाइट मिलेगी भाई, सबको सनलाइट मिलेगी। और क्या होगा कि प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, इससे ओवर क्राउडिंग भी नहीं होगी कि एक के ऊपर एक आपके प्लांट उग रहे हैं। अच्छे से न्यूट्रिएंट मिलेंगे जितने भी सॉइल के अंदर हैं, अच्छे से वाटर मिलेगा सबको, ठीक है। अब है नेक्स्ट मेथड, क्योंकि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ये जो मैन्योर होता है ये होता है आपका वो वेस्ट से बना होता है, ये ऑर्गेनिक होता है, ये, और ये इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र जो होता है, फर्टिलाइज़र वो केमिकल से बनाते हैं। ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में होते हैं जिससे कि प्लांट की जो होती है अच्छे से ग्रोथ हो पाती है, हेल्दी ग्रोथ हो पाती है। दीज आर न्यूट्रिएंट्स एंड इनसे प्लांट की अच्छे से अच्छी ग्रोथ हो पाती है। ये यहीं पे भी लिखा है, देखिए, सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स और द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। और आपको नोट भी मिल जाएंगे, आपको जो लास्ट वाली हमारा सेशन होगा इस चैप्टर का, उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट इन सर्टेन एरिया, फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सही फूड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट। देखिए, जैसे ये हमारी सॉइल है, अब जो फार्मर है उसने एक बार सीड ग्रो कर दिया, सीड ग्रो का प्लांट उग गया,
अब क्या हुआ, जितने भी इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिए, सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिए। तो अब क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स भाई कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे। ऐसा तो नहीं है कि इन्फिनिटी टाइम ऐसे ही चल रहा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। देखिए इसमें यही लिखा है, कॉन्टीन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients, therefore farmers have to add manure। यही इसका काम होता है कि जैसे हमने प्लांट को हमने उगाया, अब सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए, और न्यूट्रिएंट्स डालने का काम कौन करेगा, मैन्योर और फर्टिलाइज़र। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। यही मैन्योर और फर्टिलाइज़र को डालने की प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट हो जाते हैं अगर इनसफिशिएंट और वो इम्प्रॉपर मैन्योरिंग करी गई तो। मैन्योर इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि मैं आपको बताया था, ये कैसे मिलता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, हाँ अरे मानना चाहिए, तो सबको ही पता होगा कि डीकम्पोज करके ह्यूमस बनता है। अब ये जो ह्यूमस होता है, इसे मतलब अलग अलग ह्यूमस को आपस में मिला के उसे मैन्योर बना लिया जाता है, ठीक। मैन्योरिज्म, हाँ ये हम देख चुके हैं। हाँ, डीकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो डीकम्पोजिशन होती है, जो अच्छी प्रोसेस होती है, ये भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा करी जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगले चैप्टर में। तो अगले चैप्टर भी जल्द ही आने वाला है, क्योंकि ये बस ख़त्म ही होने वाला है। ये देखिए, प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट ग्रोइंग सीड, आप लोग देख लीजिएगा। अब एक इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं ये क्वेश्चन तो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। हाँ, फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। फर्टिलाइज़र जो होते हैं केमिकल होते हैं, और विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, वो रिच होते हैं अपने पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स से। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर फर्टिलाइजर्स। देखिए, अब फर्टिलाइज़र और मैन्योर का डिफरेंस बता दिया गया है कि फर्टिलाइज़र, ये मान लीजिए फर्टिलाइज़र है और ये मैन्योर है, तो इनका डिफरेंस भी बता दिया गया। तो आप लोग इसके भी नोट्स आप बना सकते हैं। तो देखिए, फर्टिलाइज़र्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइज़र आर यूरिया। ये यूरिया जो होता है, ये भी आपका डेड प्लांट एंड एनिमल से ही बनाया जाता है। सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके बताया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, यही सब होता है। और जो मैन्योर होते हैं वो फैक्ट्रीज में नहीं बनाए जाते हैं, ठीक। मैन्योर होते हैं ऑर्गेनिक, और ये सब इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह। The use of fertilizer has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizer have ये मतलब ये कहना चाहते हैं कि इनका एक्सेसिव यूज़ भी ना किया जाए, इससे जो सॉइल होती है वो डैमेज हो जाती है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन डैमेज आर क्रॉप्स, ठीक है। अब टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स, ठीक है। दो तरीके होते हैं, एक तो या तो आप फर्टिलाइज़र डाल के पेड़ उगा दो, मतलब क्रॉप्स उगा दो, या तो आपने जैसे एक बार क्रॉप उगा दी तो फिर आप 2 सीज़न वेट करो, फिर दूसरी क्रॉप उगाओ, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स आने में थोड़ा सा, क्योंकि टाइम लगता है ना न्यूट्रिएंट्स आने में, कई चीटे सब प्लांट एनिमल सब वहाँ पे आके मरते हैं, मतलब फिर डिकम्पोज होते हैं, ह्यूमस बनता है, सॉइल में मिक्स होता है, बहुत सारा टाइम लगता है। और अनदर मेथड ऑफ
replenishing the soil is with nutrients is through crop rotation. क्रॉप रोटेशन ये डन हो, मतलब ये कैसे किया जाता है, देखिए मैं बताता हूँ क्या मतलब। जैसे हमने एक वीट उगाया, ठीक, ये मान लीजिए वीट का, ये अच्छे से बना देता हूँ, ये हमने वीट उगा दिया, ठीक। अब हमें क्या करना होगा कि हमने मान लीजिए इस वीट को हमने हार्वेस्ट कर लिया। अब हमने इसे हार्वेस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम ये देखिए हम लेग्यूमेंट्स ग्रो करेंगे। मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि जो क्रॉप रोटेशन होती है उसको सीज़न बाय सीज़न उसे किया जाता है। जैसे हमने अब की बार हमने वीट ग्रो किया, अब हम थोड़े सीज़न वेट करेंगे, उसके बाद ही हम उस वीट को ग्रो कर पाएंगे। यही होती है क्रॉप रोटेशन, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ये आपके फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस हो गया। आपको देखना तो देख लीजिए, ऐसा एनसीईआरटी में भी दिया होगा। हाँ, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल के अंदर जितना भी नाइट्रोजन होता है उसे इकट्ठा करके रूट्स में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। यही ये किस में काम आता है, यही आता है क्रॉप रोटेशन में काम आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं तो देख, यही है आपका डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो देख लीजिए, मैन्योर फर्टिलाइजर मैन मेड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड कैटल डंग। हाँ, गाय का जो गोबर होता है उसी से मैन्योर बनता है। उपले कंडे जो होते हैं उपले कंडे ये सब मैन्योर ही होते हैं। Manure can be prepared in the fields. Fertilizer are prepared in factories. Manure provide a lot of humus. Fertilizer does not provide any humus. Fertilizers are very rich in plant nutrients. ये सब है तो ज़्यादा। अब मैन्योर के एडवांटेज भी हैं। Enhance the water holding capacity of the soil. Makes the soil porous, due to which exchange of gases becomes easy. It increases the number of friendly microbes, improves the texture of the soil, टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी है वो इरीगेशन। इरीगेशन मतलब पेड़ों को पानी देना। 2 मिनट। इरीगेशन मतलब मतलब सब पेड़ों को पानी देना। जैसे कि हर एक ह्यूमन बीइंग को पानी चाहिए जीने के लिए, सबके लिए पानी इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। पानी जो एब्जॉर्ब होता है प्लांट में, वो पानी एब्जॉर्ब प्लांट में भी होता है, ठीक है, प्लांट को भी चाहिए पानी। फर्टिलाइज़र और ऑल्सो मतलब प्लांट कंटेन नियर बाई 90% वाटर, ठीक है। प्लांट में 90% वाटर होता है जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस कर पाए। फोटोसिंथेसिस आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। CO2 प्लस H2O, ऊपर क्या सनलाइट, नीचे क्या क्लोरोफिल, इज इक्वल्स टू C6H12। ग्लूकोज बनता है ना ये, इसके बाद ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है ऑक्सीजन, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला और ये O2 तो सबको पता है ऑक्सीजन का। तो अब आगे बढ़ते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट अलॉन्ग विद 90%। मतलब वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। जो सीड होते हैं उनका उगना, उनका प्लांट में तब्दील होना, ये मतलब इसके लिए पानी की ज़रूरत है। अगर पानी नहीं हुआ ना तो मतलब अगर ये ड्राई नहीं होगा, मतलब इनको कभी पानी नहीं मिला तो ये ड्राई हो गए, सूखे हो गए। सूखे सीड जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते, फिर प्लांट वो नहीं उगा पाते। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। Water also protects the crop from both frost and hot air currents to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth. Fields have to watered regularly.
जो खेत हैं उनको हमें हमेशा पानी देना चाहिए। इससे क्या होगा ना, ये प्रोटेक्ट करेगा हमारी क्रॉप को, मतलब ठंडियों से, हॉट एयर से, जो लू होती है। मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप मेंटेन करने के लिए, क्या मेंटेन करने के लिए, मॉइस्चर, सॉइल का मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। इसलिए हमें किसको रेगुलरली पानी देना चाहिए, फील्ड्स को, जिसमें कि आपकी क्रॉप्स उगे। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। यही है इरीगेशन की डेफिनेशन, आपको लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, द सप्लाई ऑफ क्रॉप्स। मैंने अंडरलाइन कर दिया नेक्स्ट। हाँ, देखिए फ्रीक्वेंसी भी इसकी चेंज होती है, जैसे कि समर में इसकी फ्रीक्वेंसी हायर करनी पड़ती है, क्योंकि समर में फ्रीक्वेंसी मतलब हमें कितना पानी देना है। जैसे अब गर्मी आ गई, गर्मियाँ हमने एक बार पानी दिया, पानी सूख गया 2 घंटे में, हमें दोबारा पानी देना 2 घंटे में, हर 2-2 घंटे में पानी देना पड़ता है, क्योंकि इससे क्या मतलब ज़रूरी होता है ना, तो फिर क्रॉप ही सूख जाएंगे और फिर क्रॉप ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वेरी करती हैं फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। वहीं ठंडियों वगैरह देखें तो विंटर में कम हो जाता है। अब आता है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ वाटर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम, कैनाल, वेल्स सब है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है, मोट, चेन पंप, मोट, ये मोट होता है। देखिए कुएं से पानी निकाला, मटका नीचे गिरा दिया, जिससे कि सारा पानी जो है फ्लो करते करते पूरे उसमें फैल जाए। वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक, कैनाल्स लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग टू द फ्यूल। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। कैटल मतलब जो गाय बैल हो गए, और ह्यूमन लेबर का भी यूज़ होता है इन दिस मेथड, इन मेथड्स में। सो दीज मेथड्स आर चीपर, इसीलिए सस्ते होते हैं, बट लेस एफिशिएंट कम होते हैं। एफिशिएंट का मतलब कि एक लाभदायक कम होते हैं। कभी कभी मान लीजिए काम किया तो कभी कभी नहीं किया। अब मान लो हमने इधर पानी दिया तो सारा पानी तो इधर ही जा रहा है ना, बहुत कम इधर जा रहा है इस साइड, ठीक है। नेक्स्ट है देख ली चेन पंप, ये रहा चेन पंप आपका ऊपर, ठीक, ऐसा होता है चेन पंप। नीचे ही यहाँ पे कुआं होगा, कुएं से पानी निकालते हैं, एक राउंड लगाते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, फिर कुएं से पानी निकालते हैं, एक राउंड लगाते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, यही है। और ये देख ली में क्या होता है, ये है, हम क्या करते हैं, बाल्टी नीचे डालते हैं, बाल्टी ऊपर आती है, बाल्टी लेते हैं, पानी डाल देते हैं, बस। पम्प्स आर कॉमनली, और ये मेथड ज़्यादातर लोगों के गांव में यूज़ किया जाता होगा। ये बहुत अच्छा मेथड है, पर इसमें कैटल, अब क्या बताऊँ, इन पे रहम नहीं खाया जा रहा है, इनको बहुत ज़्यादा इनसे मेहनत करवाई जा रही है। लेकिन ये जो मेथड होता है, जिसे इसमें देखिए टाइम सेव होता है इसमें, पर मेहनत लगती है। इन पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पम्प्स। मॉडर्न मेथड अब क्या गया, स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या होता है, कुएं से हम पानी निकालते हैं, अब हर क्रॉप के आगे एक ये आपका फाउंटेन टाइप लगा होता है। अब पानी जो होता है ऐसे अंदर जाता है, और यहाँ से फाउंटेन की तरह निकलता रहता है, ऐसे 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 निकलता रहता है। यही होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में मतलब ड्रिप करके पानी जाता है, मतलब सारी क्रॉप की रूट्स में यहाँ पे पाइप लगा दी जाती है, तो यहाँ से कुएं से ऊपर पानी आता है, और ड्रिप ऐसे ऐसे करके सारी क्रॉप्स को मिल जाता है। इससे क्या होता है, पानी की भी बचत होती है और लेबर की भी बचत होती है। लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं, और ऊपर वाला भी एक्सपेंसिव होता है, दोनों एक्सपेंसिव होते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम मैंने जो आपको बता दिया, रेगुलर इंटरवल व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू दी मेन पाइप 100%। हाँ, मैंने आपको बता तो दिया। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड,
अब वीड की प्रोटेक्शन के लिए वीडीसाइड डाले जाते हैं। कि वीड का पहले मतलब क्या होता है इन अ फील्ड, ये होता है वीड का मतलब। वीड का मतलब ये होता है अनवांटेड प्लांट्स। वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, ऐसे प्लांट जो हमें नहीं चाहिए। ठीक, अनवांटेड प्लांट वीड का मतलब होता है। इन अ फील्ड मैनी अदर undesirable plants may grow naturally along the crop. These undesirable plants are called weeds. कई बार क्या होता है क्रॉप के साथ साथ कुछ और प्लांट भी ग्रो हो जाते हैं, इन्हीं प्लांट को हम लोग वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। वीड का रिमूवल को कहते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट एंड दस, मतलब क्या होता है कि जैसे हमने क्रॉप अपनी उगा दी, अब इसी के साथ में वो वीड भी उग जाएगा। अब हम क्रॉप को बस पानी दे रहे पर वीड भी उसका इस्तेमाल कर रहा है, और वीड ने उसका इस्तेमाल कर लिया। अब मान लो वीड ने ज़्यादा पानी ले लिया, हम डाल तो रहे क्रॉप के लिए पर वीड उसका इस्तेमाल कर ले रहा है, तो पानी की एक तरीके से वेस्ट हो रहा है ना पानी, तो इसलिए हम वीड को निकाल देते हैं। इम्पॉर्टेंट होता है ये, इसी को कहते हैं वीडिंग। वीडिंग दो तरीके से करी जाती है, एक हैंड वीडिंग और एक वीडीसाइड डाल के। वीडीसाइड केमिकल होते हैं जो कि वीड को किल करते हैं। ठीक, इन्हें स्प्रे किया जाता है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्पिंग अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड। टिलिंग जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, उससे भी क्या होता है वीड को किल कर सकते हैं। ठीक है, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड with the soil. The best time for the removal of weed is before they produce flower. जब सबसे अच्छा टाइम कब होता है वीड निकालने का, जब जो क्रॉप होती है उनमें फ्लावर आना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आता है आपका हार्वेस्टिंग। हाँ, और कुछ नहीं इसमें। हाँ, हार्वेस्टिंग, और ये कुछ लिखा है वी शुड यूज़ केमिकल वेयर केयरफुली, मतलब ये जो वीडीसाइड्स होते हैं इन्हें यूज़ करना केयरफुली तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनमें होता है जहर। अब वो मान लो केमिकल्स होते हैं, जहर होता है, मान लो आपके नाक कान वान किसी में चला गया तो डैमेज कर सकता है। अब आती है हार्वेस्टिंग। हमने प्रिपरेशन भी देख ली सॉइल की, कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। मैन्योर फर्टिलाइज़र भी डाल लिए, आपका वीडिंग भी कर ली, आपका इरिगेशन भी हो गया। अब क्या आता है क्रॉप्स उग गई। अब हार्वेस्ट कैसे करेंगे, क्या है हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ये इसका डेफिनेशन, कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट मैच्योर्स is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 or 4 months to for a serical crop to mature. एक क्रॉप को मैच्योर होने में आपको 3 से 4 मंथ का टाइम लगता है। हमने ये मैन्योर डाल दिया, हमने ये इरीगेशन हमने कर दी, वीडीसाइड डाल दिया, या तो हैंड पिकिंग कर ली वीड की, सब हो गया। अब क्या होगा कि उसे 4 से 6 महीने तक ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अरे तो मैंने गलती से क्वेश्चन आंसर खोली। हाँ, 4 से 6 महीने तक आपको उसे छोड़ दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से फुली मैच्योर हो जाए। ठीक है, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री रादर डन मैनुअली और बाय सिकल ये होता है, और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर एक मशीन होती है, उससे भी किया जाता है। ये शायद से नहीं, ये हार्वेस्टर नहीं है। फ्रॉम द चेफ द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। क्या है इन द हार्वेस्टर क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। हमने मान लीजिए गेहूं की हमने क्रॉप ग्रो कर दी। अब गेहूं में आपने देखा होगा कुछ ग्रेन होंगे अंदर, तो उन ग्रेन को हमें सेपरेट करना होता है, क्योंकि वही होते हैं गेहूं, और ये बाकी का जो होता है ये फालतू होता है। तो जो ग्रेन को सेपरेशन जो किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं थ्रेसिंग। ये किसके द्वारा किया जाता है, कंबाइन एक तरीके की मशीन होती है, उससे थ्रेसिंग करी जाती है। मॉडर्न मेथड है ये।
farmers with small holding of land do the separation of grains and chaff by winnowing. जो स्मॉल फार्मर होते हैं वो विनोइंग से करते हैं। हम इसके बारे में क्लास 6 में जान ही चुके हैं, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सर एनसीईआरटी कह रही है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, हाँ ये तो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इन इम्पॉर्टेंट टास्क। जब हमने सीड्स को हार्वेस्ट कर लिया, हमने ग्रेन को हार्वेस्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अब उसे हम लॉन्गर टाइम के लिए रखेंगे भी, तो उन्हें सेफ़ रखना पड़ेगा। मॉइस्चर से सेव, इंसेक्ट से सेव, रैट से सेव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेव। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे में गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म। अगर वो जो हार्वेस्टेड ग्रेन है उनमें मॉइस्चर है तो वो स्प्राउट हो वो क्या हो सकते हैं कि स्पॉइल्ड हो सकते हैं, वो सड़ सकते हैं, या तो उसमें मक्खी मच्छर वो सब लग सकते हैं, बैक्टीरिया लग सकते हैं, मक्खी मच्छर क्या बोलना। बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन में उन्हें अच्छे से ड्राइड मतलब उन्हें सुखा लेना चाहिए और रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, उनमें से जितना भी मॉइस्चर है सब निकाल लेना चाहिए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट वो सब है। ये सिलोस होते हैं, इनमें स्टोर किया जाता है ग्रेन्स को। जूट बैग्स में स्टोर किया जाता है और मेटालिक बिन्स में। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस और ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स लाइक रैट एंड इंसेक्ट। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग। वही सब है, ड्राइड नीम की लीव्स भी इनके साथ रखी जाती है, ठीक, ताकि इनमें कुछ वो सब इंसेक्ट ना लगे। फूड फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री जिसे कहते हैं, क्या होता है, हाँ। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, अरे ये तो वो सब है। मैनी पीपल लिविंग इन दी कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। वी हैव जस्ट सीन that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds। ये हम पढ़ चुके हैं। Animal reared at home or in farms have to be animals have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on large scale, this is called animal husbandry। जो एनिमल होते हैं, हमने प्लांट का तो सब देख लिया, ठीक है, सोइंग वोइंग विनोइंग सब देख लिया। अब एनिमल की बारी आई, तो एनिमल को रियर करना, उन्हें मतलब जैसे भेड़ है तो हमने भेड़ क्यों पालते हैं, ताकि हम उसके वूल ऑब्टेन कर सकें। गाय क्यों पालते हैं, ताकि हम उसका दूध ऑब्टेन कर सकें, तो उसी को कहते हैं रियरिंग। तो जब यही रियरिंग लार्ज स्केल पे करी जाती है तो उसी को एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो जहाँ तक है आपका जो चैप्टर है वो हो चुका है फिनिश। मिलते हैं और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।